नमस्ते। कोई भी कंपनी हो, छोटी या बड़ी, उसे चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और फंड जुटाने का एक बहुत पुराना और सीधा तरीका है लोगों से पैसा लेना, जिसे हम डिपॉजिट्स कहते हैं। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है, उतना है नहीं, क्योंकि जहां जनता का पैसा शामिल हो, वहां भरोसे और सुरक्षा का सवाल वो सबसे पहले आता है। बिल्कुल। और यहीं पर कंपनीज एक्ट 2013 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ कंपनी की पैसे की जरूरत और दूसरी तरफ निवेशक के हितों की सुरक्षा। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी संतुलन पर है। हम चैप्टर 5 यानी सेक्शंस 73 से 76 ए और जो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 है, उनकी गहराइयों में उतरेंगे। और हम इसे समझेंगे सीए इंटर के नजरिए से, लेकिन वो रटने वाले अंदाज में नहीं। हम कॉन्सेप्ट्स की तह तक जाएंगे, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स पर बात करेंगे और उन बारीक पॉइंट्स को पकड़ेंगे जहां अक्सर केस स्टडीज या प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये डिपॉजिट आखिर है क्या? और मजे की बात यह है कि कानून ये नहीं बताता कि क्या डिपॉजिट है, बल्कि वो ये बताता है कि क्या डिपॉजिट नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सेक्शन 231 तो बस इतना कहता है कि डिपॉजिट का मतलब है एनी रिसीट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म। ये तो एक समंदर जैसी परिभाषा है, इसमें तो सब कुछ आ सकता है। लेकिन असली खेल, जैसा आपने कहा, वो रूल 21C में है। वो एक लंबी लिस्ट देता है कि किन किन चीजों को हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और कानून ऐसा इसलिए करता है ताकि बिजनेस की जो सामान्य लेन देन है, उस पर डिपॉजिट्स के कड़े नियम लागू ना हों। ठीक है, तो इस लिस्ट को समझना सबसे जरूरी है। चलिए कुछ सबसे आम उदाहरणों से शुरू करते हैं। मान लीजिए सरकार किसी कंपनी को कोई ग्रांट देती है, तो क्या वो डिपॉजिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र या राज्य सरकार, किसी भी सरकारी संस्था या किसी विदेशी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय बैंक से मिला कोई भी पैसा वो डिपॉजिट नहीं माना जाता। इसके पीछे का तर्क ये है कि ये संस्थाएं खुद रेगुलेटेड हैं और इनका उद्देश्य कंपनी में निवेश करना या उसे सहायता देना है, ना कि एक आम नागरिक की तरह पैसा जमा करना। बस एक शर्त है कि अगर पैसा विदेश से आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा के नियमों का पालन हो। फीमा यानी वो कानून जो देश में आने और जाने वाले विदेशी पैसे पर नजर रखता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। अब अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। किसी भी बैंकिंग कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी पीएफआईज या बीमा कंपनियों से लिया गया लोन, ये सब डिपॉजिट की श्रेणी से बाहर है। वजह फिर वही है, ये सभी संस्थाएं आरबीआई या आईआरडीआई जैसी संस्थाओं द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। तो कानून का मानना है कि जहां पहले से एक रेगुलेटर है, वहां डिपॉजिट्स के नियमों की दोहरी मार की जरूरत नहीं है। ये तो हुए बड़े संस्थानों से मिले पैसे। अब आते हैं उस एरिया पर जहां से अक्सर सवाल बनते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी। जब लोग आईपीओ या किसी इशू में शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो पैसा देते हैं उसका क्या होता है? हाँ, यहाँ कानून बहुत सतर्क है। यहाँ 60 दिन और 15 दिन का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जब कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, तो उसे 60 दिनों के अंदर शेयर अलॉट करने होते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, तो अगले 15 दिनों में उसे वो पैसा वापस करना होता है। और अगर वो 15 दिनों में भी वापस नहीं करती तो 76वें दिन से उस पैसे पर 12% सालाना ब्याज के साथ वो एक डिपॉजिट बन जाएगा। इसके पीछे का इरादा साफ है। कंपनियां शेयर एप्लीकेशन के नाम पर जनता का पैसा, आप कह सकते हैं, अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकती। या तो शेयर दो या पैसा लौटाओ। ये निवेशकों के पैसे को फंसने से बचाता है। अच्छा, और डायरेक्टर्स से लिया गया पैसा, ये भी एक दिलचस्प मामला है। क्या कंपनी अपने डायरेक्टर्स से भी डिपॉजिट ले सकती है? ले तो सकती है, लेकिन एक शर्त पर। अगर कोई डायरेक्टर या किसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का रिश्तेदार कंपनी को पैसा देता है, तो उसे एक लिखित घोषणा, एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि ये पैसा उसका अपना है। उसने इसे कहीं और से उधार लेकर कंपनी को नहीं दिया है। अच्छा, तो ये नियम इसलिए है ताकि डायरेक्टर किसी और से पैसा उधार लेकर कंपनी में ना डाल दे और बाद में वो बाहरी व्यक्ति कंपनी पर अपना हक जताए।
ये तो कंपनी के मालिकाना हक और उसके क्रेडिटर्स को बचाने जैसा हुआ। बिल्कुल, ये पारदर्शिता बनाए रखने के लिए है। कंपनी को ये जानकारी अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट में भी बतानी होती है। चलिए एक और आम स्थिति देखते हैं। कंपनी अक्सर कर्मचारियों से ज्वाइनिंग के समय एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं। क्या उसे भी कंपनी का डिपॉजिट माना जाएगा? यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात है, जिसपे कंपनियां अक्सर गलती कर जाती हैं। अगर किसी कर्मचारी से ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम उसकी सालाना सैलरी मतलब एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं है और उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है, तो वो डिपॉजिट नहीं है। लेकिन जैसे ही रकम सालाना सैलरी से 1 रुपया भी ज्यादा हुई, पूरी की पूरी रकम डिपॉजिट मान ली जाएगी। मतलब अगर रत्नाकर की सालाना सैलरी 6 लाख रुपए है और कंपनी ने उससे 6-6.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, तो ये पूरे 6.5 लाख रुपए डिपॉजिट माने जाएंगे, ना कि सिर्फ अतिरिक्त 50,000 रुपए। एकदम सही। और ये नियम इसलिए है ताकि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर कंपनियां अपने ही कर्मचारियों से एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन ना लेने लगें। कानून एक सीमा तय कर देता है। जो स्टार्टअप से जुड़ा है। आजकल स्टार्टअप्स कन्वर्टेबल नोट्स के जरिए फंड उठाते हैं। इसका क्या नियम है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। अगर एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कंपनी एक कन्वर्टेबल नोट के जरिए किसी एक व्यक्ति से एक ही बार में मतलब इन अ सिंगल ट्रांच 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा उठाती है, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। शर्त यह है कि ये नोट 10 साल के अंदर या तो इक्विटी शेयरों में बदल जाए या चुका दिया जाए। तो यहाँ 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं, एक ही बार में और 25 लाख या ज्यादा। इसका मतलब अगर ग्रीडवुड लिमिटेड नाम की स्टार्टअप ने एक निवेशक से पहले 20 लाख लिए और फिर कुछ महीने बाद 10 लाख, तो ये छूट उसे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि रकम अलग अलग किश्तों में आई, इसलिए ये डिपॉजिट माना जाएगा। कानून स्टार्टअप्स को फंडिंग में आसानी देना चाहता है, लेकिन वो इसे डिपॉजिट के नियमों से पूरी तरह बाहर भी नहीं करना चाहता, इसलिए ये शर्तें लगाई गई हैं। तो अब हमें ये साफ हो गया है कि पैसे की कौन सी रसीद डिपॉजिट है और कौन सी नहीं। अब असली सवाल पे आते हैं। एक बार ये तय हो गया कि कोई रकम डिपॉजिट है, तो कौन सी कंपनी ये डिपॉजिट ले सकती है और किससे? हर कंपनी तो सड़क पर चलते किसी भी व्यक्ति से पैसा नहीं मांग सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से कानून कंपनियों को 2 हिस्सों में बांट देता है। सेक्शन 73 कहता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, अपने सदस्यों यानी मेंबर्स या डायरेक्टर से डिपॉजिट ले सकती है, पर कुछ कड़ी शर्तों के साथ। अपने सदस्यों से? मतलब कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है? और आम जनता से पैसा लेना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए सेक्शन 76 के तहत ये अधिकार हर किसी को नहीं है, सिर्फ कुछ खास, बड़ी और मजबूत कंपनियों को ही जनता से डिपॉजिट लेने की इजाजत है, और इन कंपनियों को एलिजिबल कंपनीज कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियां आम जनता के पास जाकर पैसा नहीं मांग सकती। ये अधिकार सिर्फ कुछ बड़ी स्थापित कंपनियों को ही दिया गया है। तो सवाल उठता है कि ये बड़ी और स्थापित कंपनी यानी एलिजिबल कंपनी होती कौन है? कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? कानून ने इसके लिए एक साफ पैमाना तय किया है। ये एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए हो या जिसका टर्नओवर कम से कम 500 करोड़ रुपए हो। और यहां एक छोटे से शब्द का बहुत बड़ा मतलब है। कानून या कहता है और नहीं। यानी दोनों में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो कंपनी जनता से पैसा ले सकती है। अगर यहाँ और होता तो कंपनी के लिए ये योग्यता हासिल करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। साथ ही कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग में इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होता है। ये सारी शर्तें ये सुनिश्चित करती हैं कि केवल वही कंपनियां जनता के पास जाएं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जिनके फेल होने का खतरा कम हो। चलिए प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं उस स्थिति की जब कोई भी सामान्य कंपनी अपने सदस्यों मतलब मेंबर से डिपॉजिट लेना चाहती है। उसे क्या-क्या कदम उठाने पड़ते हैं? सेक्शन 73(2) में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कदम है अपने शेयर होल्डर से इजाजत लेना। इसके लिए जनरल मीटिंग में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। इजाजत मिल गई, उसके बाद कंपनी को अपने सभी सदस्यों को एक सर्कुलर भेजना होता है। ये फॉर्म DPT 1 में होता है और ये कोई मामूली सर्कुलर नहीं है। इसमें कंपनी की पूरी वित्तीय कुंडली होती है, उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसके पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अब तक के कुल डिपॉजिट्स की जानकारी। इस सर्कुलर को सदस्यों को भेजने से 30 दिन पहले
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास फाइल करना भी जरूरी है। तो ये पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है ताकि सदस्य पैसा देने से पहले कंपनी की सेहत के बारे में सब कुछ जान लें। और इस सर्कुलर की कोई समय सीमा भी होती होगी? हाँ, ये एक ऐसी डिटेल है जो अक्सर केस स्टडी में पूछी जाती है। ये सर्कुलर उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 6 महीने तक या अगली AGM की तारीख तक, जो भी पहले आए तब तक ही वैध रहता है। उसके बाद अगर डिपॉजिट लेना है तो नया सर्कुलर जारी करना होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, जिसके बिना प्रैक्टिकल सवाल अधूरे हैं। डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट या DRR। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? DRRA यानी डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले कई कंपनियां जनता से पैसा तो ले लेती थीं, लेकिन जब लौटाने का समय आता था तो उनके पास कैश फ्लो ही नहीं होता था। DRRA ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी के पास डिपॉजिट चुकाने के लिए एक अलग सुरक्षित फंड हमेशा मौजूद रहे। तो ये काम कैसे करता है? नियम कहता है कि हर कंपनी को हर साल 30 अप्रैल तक अगले 1 साल में जो भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं, उनकी कुल रकम का कम से कम 20% एक अलग शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। और इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट चुकाने के लिए ही हो सकता है, किसी और काम के लिए नहीं। ये कानून का तरीका है कहने का, पहले डिपॉजिटर्स के पैसे की गारंटी दो, फिर बाकी बिजनेस करो। और ये डिपॉजिट कितने समय के लिए लिए जा सकते हैं? क्या इसकी भी कोई सीमा है? हाँ, बिल्कुल है। डिपॉजिट कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 36 महीने यानी 3 साल के लिए लिया जा सकता है। इसके पीछे भी एक तर्क है। 6 महीने से कम समय के लिए पैसा लेना लगभग शॉर्ट टर्म लोन जैसा हो जाएगा, जो डिपॉजिट्स का उद्देश्य नहीं है। और 36 महीने से ज्यादा समय के लिए पैसा ब्लॉक करना निवेशक के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है? मान लीजिए कंपनी को 3-4 महीने के लिए ही पैसे की जरूरत है। एक अपवाद है। कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करने के लिए 3 से 6 महीने के लिए भी डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन ये रकम उसकी कुल पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये एक छोटी सी छूट है, लेकिन सीमित है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कुल कितना डिपॉजिट ले सकते हैं? इसकी सीमाएं क्या हैं? एक सामान्य कंपनी अपने सदस्यों से अपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के कुल 35% तक डिपॉजिट ले सकती है। हालांकि कुछ खास तरह की प्राइवेट कंपनियां, जैसे कि स्टार्टअप्स या वो छोटी कंपनियां जो किसी और कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, उन्हें 100% तक की सीमा दी गई है, या कुछ मामलों में तो कोई सीमा ही नहीं है, बशर्ते वो कुछ शर्तें पूरी करें। ठीक है, तो ये हुई सदस्यों से डिपॉजिट लेने की कहानी। अब उस एलिजिबल कंपनी पर वापस आते हैं जो आम जनता से पैसा ले सकती है। जाहिर है उसके लिए नियम और भी कड़े होंगे। बिल्कुल। सदस्यों से डिपॉजिट लेने वाली सारी शर्तें, जैसे DRRA बनाना, सर्कुलर जारी करना, ये सब तो इन पर लागू होती हैं, लेकिन सेक्शन 76 में कुछ अतिरिक्त शर्तें भी हैं जो जनता के पैसे की सुरक्षा को और पुख्ता करती हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग, जैसे हम किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर देखते हैं। कुछ वैसा ही कंपनी को किसी मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हर साल अपनी रेटिंग करवानी होगी और इस रेटिंग को अपने सर्कुलर या विज्ञापन में साफ साफ बताना होगा। ये जनता को एक निष्पक्ष अंदाजा देता है कि कंपनी की पैसा लौटाने की क्षमता कैसी है। और अगर कंपनी सिक्योर्ड डिपॉजिट्स ले रही है, मतलब अपनी किसी संपत्ति को गिरवी रखकर, तब तो उसे 30 दिनों के अंदर अपनी किसी टैंजिबल एसेट पर एक चार्ज बनाना होगा। ये चार्ज डिपॉजिटर्स को एक सुरक्षा देता है कि अगर कंपनी डूबी तो उस संपत्ति को बेचकर उनका पैसा चुकाया जाएगा। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह चार्ज सिर्फ टैंजिबल एसेट्स जैसे जमीन, बिल्डिंग या मशीनरी पर बन सकता है। इनटैंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल या ट्रेडमार्क पर नहीं। डिपॉजिटर्स के हितों की सीधे तौर पर रक्षा करने के लिए भी कोई व्यवस्था होती होगी। हाँ, यही पर डिपॉजिट ट्रस्टी का रोल आता है। कंपनी को एक या एक से ज्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी नियुक्त करने होते हैं। ये ट्रस्टी एक तरह से डिपॉजिटर्स के वकील होते हैं, जो ये देखते हैं कि कंपनी सभी नियमों का पालन कर रही है या नहीं और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित है या नहीं। इसके लिए बाकायदा एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड भी बनाई जाती है। और इन एलिजिबल कंपनीज के लिए डिपॉजिट लेने की सीमाएं क्या हैं? ये कैलकुलेशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण। एक एलिजिबल कंपनी अपने सदस्यों से अपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10% तक और आम जनता से 25% तक डिपॉजिट ले सकती है। यानी कुल सीमा अभी भी 35% ही है, लेकिन उसे बांट दिया गया है।
वहीं अगर वो एक सरकारी कंपनी है जो एलिजिबल भी है, तो वो जनता और सदस्यों से मिलाकर कुल 35% तक डिपॉजिट ले सकती है, उसके लिए अलग अलग सीमा नहीं है। ये सब नियम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी इनका पालन ना करे तो अगर कोई कंपनी अवैध तरीके से जनता से पैसा उठा ले तब क्या होगा? यहीं पर कानून अपनी सख्ती दिखाता है। सेक्शन 76A में इसके लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान है। कंपनी पर न्यूनतम 1 करोड़ रुपए या लिए गए डिपॉजिट अमाउंट का 2 गुना, जो भी कम हो, से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये तो कंपनी पर हुआ, जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका क्या? हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 7 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात और है, एंड है, या नहीं और नहीं, मतलब जेल और जुर्माना दोनों होंगे। ये इतनी गंभीर सजा इसलिए है ताकि मैनेजमेंट में बैठा कोई भी व्यक्ति नियमों को हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। और अगर ये साबित हो जाए कि ये सब जानबूझकर धोखाधड़ी के इरादे से किया गया था, तब मामला और भी संगीन हो जाता है। तब सेक्शन 447, जो धोखाधड़ी के लिए सजा का सेक्शन है, वो भी लागू हो जाएगा, और उसकी सजा तो और भी ज्यादा कठोर है। कानून का संदेश साफ है, आप बिजनेस करने के लिए फंड्स जुटाइए, लेकिन अगर आपने डिपॉजिटर्स को धोखा दिया तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या है? अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो हमारे निवेशक या कंपनी के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब साफ है, डिपॉजिट्स फंड जुटाने का एक वैध और अच्छा जरिया है, लेकिन ये कोई आसान रास्ता नहीं है। कानून ने डिपॉजिटर्स जो अपना मेहनत का पैसा कंपनी को सौंप रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक मजबूत किला बनाया है। परीक्षा के नजरिए से सबसे जरूरी है रूल 21C की लिस्ट को समझना, DRRA की 20% वाली कैलकुलेशन को याद रखना, 6 से 36 महीने की अवधि और उसके 3 महीने वाले अपवाद को ध्यान में रखना, एलिजिबल कंपनी की परिभाषा मतलब 100 करोड़ रुपीस नेटवर्थ और 500 करोड़ रुपीस टर्नओवर, और सेक्शन 76A की कठोर सजा को समझना। और एक बात जो शायद कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, फॉर्म DPT-3 के आर्थिक लेनदेन पर नजर रखने में मदद करता है। और अंत में एक विचार, कानून ने स्टार्टअप्स को कन्वर्टेबल नोट्स के जरिए आसानी से फंड जुटाने की छूट दी है, उसे डिपॉजिट के कड़े दायरे से बाहर रखकर। ये एक तरफ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और दूसरी तरफ पारंपरिक निवेशकों के हितों की रक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखाता है। सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जैसे जैसे फंडिंग के नए नए तरीके आएंगे, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कानून को और कितने बदलावों से गुजरना पड़ेगा।